नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का ददीप आईएएस एकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी हमारी उसको, और इसमें पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन है 1995 से लेकर 2019 तक के। और किस परीक्षा में पूछे गए सवाल है ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है, और आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष सीरीज हो जाती है। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम देवव्रत के और इस सीरीज का ये सेट 12 है यानी सेट 12। चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताना है। ये सवाल 2018 में पूछा गया। दो कथन यहाँ पे हम देखते हैं इसको। प्रत्येक एमएलए यानी जो विधायक होते हैं इनके वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अलग अलग राज्य हम जैसे दो एग्जांपल ले, यूपी, उत्तर प्रदेश और असम, ये दो अलग अलग राज्य हैं। तो यहाँ पे इनके वोट का मूल्य अलग अलग होगा। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या के ऊपर ये डिपेंड होता है, जनसंख्या के ऊपर ये निर्भर होता है। तो यहाँ की जनसंख्या अधिक है यूपी की, असम की जनसंख्या कम है, तो यहाँ असम के एमएलए के वोट का मूल्य कम होगा यूपी के एमएलए के वोट के मूल्य की तुलना में। तो ये बात हो रही राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ऐसा नहीं है, ये दो इनका जो वोट का मूल्य है ये फिक्स होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये कम ज्यादा नहीं होता। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे सही वाले हमको बताना है, तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा इसका ये केवल एक। एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे होता है, और राष्ट्रपति चुनाव की वर्तमान व्यवस्था 1974 से चली आ रही है और ये 2026 तक लागू रहेगी। इसमें 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, और निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक विधायक के मत का मूल्य उसके प्रतिनिधित्व वाले राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड होता है या फिर निर्भर होता है। एक सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के वोट को जोड़कर उसे लोकसभा में निर्वाचित 543 और राज्यसभा के निर्वाचित 233 सदस्यों से भाग दिया जाता है। अर्थात सांसद के वोट का मूल्य स्थिर होता है, स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है, यहाँ पे कम ज्यादा नहीं होता। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है ये हमको बताना है। 2018 में सवाल पूछा गया। विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा की का या की सदस्य नहीं रहता है या नहीं रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या कर देगी। यदि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो यदि सभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा, या कोई विधानसभा के अध्यक्ष है यदि वो विधानसभा की सदस्य नहीं है तो वो अपना पद रिक्त कर देगी। कैसा प्रावधान है? हाँ, ऐसा प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विधानसभा का सदस्य सभा का अध्यक्ष होने के लिए विधानसभा का अध्यक्ष होने के लिए सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सदस्यों के बीच से ही चुनकर इनके अध्यक्ष बनते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, इसका पद ये अपना पद कब छोड़ते हैं? देखिए, ये विधानसभा जो विघटित हुई, ठीक है, विघटित हुई, लेकिन जब तक दूसरी बनेगी नहीं, दूसरी विधानसभा बनेगी उसकी पहली बैठक, ठीक है, पहली बैठक के पहले तक ये बने रहेंगे। ठीक है, जब दूसरी बन जाएगी तब ये अपना पद छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो केवल एक वाला इसका उत्तर है। आंसर है इसका ए। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव या फिर निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है, हालांकि वह निम्न 3 मामलों में अपना पद रिक्त करता है। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लिखित में दे दें, और यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन के भीतर
पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। ये तीसरा वाला जो प्रस्ताव है। और अध्यक्ष इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख से लेकर जिस विधानसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो उसके भंग होने के बाद नई विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक आसीन रहता है। ठीक है, इसलिए दूसरे कथन हमने गलत किए थे। तो यहाँ पे आंसर है इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताने हैं। 2018 में सवाल पूछा गया है। कथन है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। तो ये क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। दूसरा कथन यहाँ पे किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और उसके भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे कि भैया यदि वो पद में आसीन है और उस दौरान इनके भत्ते वगैरह वो कम हो, ऐसा प्रावधान नहीं है। ये गलत, ये सही है। ये नहीं किए जाएंगे। यदि करना हो तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कम नहीं होंगे, भत्ते और परिलब्धियां कम नहीं होंगे। तो पहला दूसरा कथन बिल्कुल सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो दोनों कथन यहाँ पे सही, तो उत्तर है इसका सी, एक और दो दोनों। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 166 तक राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान ये उन्मुक्ति उसको प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता है। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। अगला सवाल है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो 2018 के संबंध में ये बताना है कि क्या होगा। उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, या फिर उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति उस राज्य संबंधी विधियां बना सकता है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है वो ये है बी। ठीक है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है। अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संबंध के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। राज्य में आपातकाल में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है, और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्ति केंद्र को प्राप्त हो जाती है। ये प्रावधान यहाँ पे है, तो आंसर है इसका बी। अगला सवाल, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान? 2019 में सवाल पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर है इसका ए। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों पर संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, आंसर इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में सवाल पूछा गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन यहाँ पर सही है, ये हमको बताने हैं। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था और शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है। तो यहाँ पे देखते हैं सही वाले कौन से हैं।
तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। ये लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित नहीं है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, हाँ ये सही है। और संसद निर्भरता निवारक अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला दूसरा कथन यहाँ पर सही है। 1 और 2, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, केवल 1 और 2 इसका उत्तर है। ठीक है, आंसर इसका ए। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 केंद्र और राज्य सरकारों के तहत लाभ के कुछ कार्यालयों को सूचीबद्ध करता है जो धारकों को सांसद होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं करते। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को इस सूची के अनुसार अयोग्यता से छूट दी गई है। और इस अधिनियम में 5 बार संशोधन किया जा चुका है। और शब्द लाभ का पद भारत के संविधान या जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में परिभाषित नहीं किया गया। तो ये लाभ का पद की परिभाषा इसमें नहीं है। अगला सवाल है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये कौन सा कथन सही है हमको बताने हैं। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे सही कथन हमको बताना है। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। हम देखते हैं यहाँ पे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2, तो आंसर है इसका 1, केवल 1। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां एक साथ एकत्र हुए सदनों में, देखिए यहाँ पे विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। विधानमंडल के अंतर्गत आती है विधानसभा, ठीक है, ये सभा होती है। एक बार यहाँ पे पेन, यहाँ पे देखिए विधान सभा, ठीक है, और विधान परिषद, ठीक है। विधानमंडल के अंतर्गत 2 चीजें हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे जिनमें विधान परिषद नहीं है वो उसमें सिर्फ विधानसभा के अंतर्गत हम बात करेंगे, और जिनमें विधान परिषद भी है विधानसभा भी है तो वहां पे दोनों एक साथ एकत्र होते हैं। दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण ये करता है कौन, राज्यपाल। ठीक है, आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। इससे संबंधित कौन सा आयोग या कौन सी समिति है। 2019 में सवाल पूछा गया। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मन्नार समिति 1969, सहकारिता आयोग 1983 या फिर संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग सन 2000। तो ये है सहकारिता आयोग 1983। ठीक है, आंसर इसका सी। सहकारिता आयोग जिसका गठन 1983 में होता है, केंद्र राज्य संबंध से संबद्ध है और इस आयोग ने राज्यपाल हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाए पैनल से नियुक्ति को नकार दिया था तथा कहा कि सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। और आयोग ने सुझाव दिए कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलग अलग पार्टी से हो तो केंद्र सरकार की पार्टी से संबद्ध व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। अगला सवाल है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं या करती है। 2019 में सवाल पूछा गया। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, तदर्थ यानी वे समितियां जो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है और लक्ष्य प्राप्त के बाद ये समाप्त हो जाती है। तो संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, नीति आयोग। तो यहाँ पे भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है करते हैं। तो ये है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। तो ये 2 है यहाँ पे सही है। और ये वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और नीति आयोग इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये नहीं है इस प्रश्न के अंतर्गत। तो यहाँ पे
केवल 1 और 2 यहाँ पे सही है, तो कूट हम देख लेते हैं 1 और 2, 1 3 और 4, 3 4 और 5, 2 और 4। तो यहाँ पे उत्तर है इसका ए, 1 और 2। ठीक है, उत्तर है इसका ए। तदर्थ समिति तथा संबंधित संसदीय विभाग की स्थायी समितियां भारत में बीमा, दूरसंचार, विद्युत आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण करती हैं। अगला सवाल है, और इस सीरीज का ये आखिरी सवाल भी है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? सर्वाधिक स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या 2019 में सवाल पूछा गया। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का भाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या हम यहाँ पे करेंगे स्वयं को पूर्णतः विकसित करने के अवसर के रूप में। ठीक है, आंसर इसका डी। बी और डी के अंतर्गत हम इसको रख रहे हैं। इसका उत्तर नियंत्रण का भाव भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आंसर है इसका हम डी लगाएंगे। स्वतंत्रता उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई राष्ट्र या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति या समाज या राष्ट्र का किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भी, ये दोनों ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके उत्तर होंगे। ठीक है, पर दोनों आंसर में नहीं होंगे, तो यहाँ पे डी वाला हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि हमने इसका अवलोकन करते टाइम दोनों को यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये प्रश्न बीत चुका है, इसके बारे में आप दोनों में सोच सकते हैं। अब यदि आप रिपीट होगा तो उसके बाद हम देखेंगे जो भी आ रहा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है वो यहाँ पे खत्म होती है। कौन सी सीरीज हमारी चल रही थी? राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू की। ठीक है, इसके बाद हम अन्य सीरीज में आएंगे। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। और कैसी लगी ये सीरीज, जो भी 12 सेट हमने जो पढ़े हैं उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।